स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, राइट। ग्रुप नंबर 18 दैट इज पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 18, ठीक है, राइट, जिसको आप क्या कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, राइट, या इसको रियल गैस भी बोला जाता है, राइट, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी आप जानते हैं, वाटर एलिमेंट्स, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है, राइट। इसका जो मैजिक नंबर होता है ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये सभी आपको पता है। एटॉमिक नंबर इज कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ मैजिक नंबर 8, 8, 18, 18 और 32 इज द मैजिक नंबर, राइट। अगर ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि विच इज नोन एज हिडन गैस, क्वेश्चन आ जाए अगर कि विच इज नोन एज हिडन गैस, तो क्या आंसर होगा? एनीवन कैन गिव मी द आंसर विच इज नोन एज हिडन गैस? नहीं, नहीं, ठीक है, हीलियम बेटा, ठीक है ना, राइट। आप साथ साथ लिखते भी चलेंगे जिसको लिखना है बेटा। हीलियम क्या है? हीलोस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सन। क्या है? जिसका मतलब होता है सन, ठीक है ना। जो नियॉन है वो नियो वर्ड से आया है, नियोज वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है न्यू, ठीक है, राइट। आर्गन जो है वो आर्गन वर्ड से आया है, सब ग्रीक वर्ड है, आर्गन से ही आया है जिसका मतलब होता है इनएक्टिव। क्या मतलब होता है? इनएक्टिव। जो क्रिप्टॉन है वो क्रिप्टोज वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है हिडन। क्या मतलब होता है? हिडन। और जेनॉन जो है वो जेनॉन वर्ड से आया है, ये भी ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है स्ट्रेंजर। क्या होता है? स्ट्रेंजर, ठीक है। सो कभी आपसे पूछे कि विच इज नोन है, विच इज द हिडन गैस, ठीक है, तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है उसका? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्रिप्टॉन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, राइट। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज राइट इट डाउन साइड बाय साइड इन द रफ एंड लेटर ऑन यू कैन नोट इट डाउन इन सम फेयर कॉपी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सभी को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है सभी का लिखना, राइट। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6, राइट, ठीक है। तो 1s2 ये सब आपको आता है, इसमें हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, राइट। रीजन कोई नहीं है बेटा, ये नए नेम है, बस नेम है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना, राइट, ठीक है। देर इज नो रीजन इट, ठीक है। नेम दिए गए हैं, जैसे जैसे डिस्कवरी होती चलेगी तो नेम देते चलेंगे, राइट, ठीक है, राइट। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6 बेटा, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन यू ऑल नोज बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या है आपको पता है, यू कैन राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट हीलियम ऑल फॉलोज द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ऑल हैव ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम का क्या है? डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सो ऑल हैव ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट हीलियम व्हिच हैज डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, राइट। तो मुझे बताएं क्या नोबल गैस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नोबल गैस आर अवेलेबल इन, क्या नोबल गैस कहाँ पे अवेलेबल होती हैं? राइट, नोबल गैस आर अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर और नॉट बेटा? हाँ, दे आर अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो ऑल नोबल गैसेस, ये ट्रू और की फॉल्स है, अगर मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ ट्रू और फॉल्स है, ऑल नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ट्रू और फॉल्स? ऑल नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ट्रू और फॉल्स? नो, इट इज फॉल्स बेटा। व्हाई? व्हाई? बिकॉज RA, जेनॉन नहीं बेटा, जेनॉन प्रेजेंट होती है, RA प्रेजेंट नहीं होता है बेटा। हाँ, रेडॉन इज नॉट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, राइट। हाँ, रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव है, ठीक है। सो एक्सेप्ट रेडॉन, ठीक है, ऑल अदर नोबल गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। किसमें है? आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। और ठीक है, विच इज द मैक्सिमम, किस किस नोबल गैस का मैक्सिमम परसेंटेज है इन एटमॉस्फेयर? हीलियम। नहीं बेटा, हीलियम का नहीं है, आर्गन का है। अगर आपने क्लास 9th या 10th में देखा होगा, ठीक है, वहां पे आपने सेपरेशन पढ़ा होगा, अगर आपको याद है क्लास 9th में। ऐसे बाद में आप यहाँ पे डिस्टिलेशन करते हैं तो आप ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन निकालते हैं, और साथ में अगर आपने देखा होगा आर्गन लिखा रहता था क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। वहां हीलियम नहीं लिखा रहता है, वहां पे आर्गन लिखा रहता है। तो आर्गन का क्या है? आर्गन की जो परसेंटेज अवेलेबिलिटी है वो सबसे मैक्सिमम है किसमें? वो मैक्सिमम है किसमें? एटमॉस्फेयर में। और जो टोटल जो परसेंटेज है सारी नोबल गैस का, इट इज अराउंड 1%। कितना एटमॉस्फेयर में? 1% है इन एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम, और उसमें मैक्सिमम क्या है? आर्गन है। मैक्सिमम क्या है? आर्गन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर 1% बाय वॉल्यूम है, आर्गन इज मैक्सिमम, ठीक है ना। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि विच इज द फर्स्ट नोबल गैस विच वाज डिस्कवर्ड, 1% बेटा लिखा हुआ है,
ठीक है, राइट। अगर आपसे पूछे कि विच गैस इज डिस्कवर्ड फर्स्ट, ठीक है, कौन सी गैस, नोबल गैस पहले डिस्कवर हुई है, तो आंसर इज आर्गन। आंसर इज नॉट नियॉन, नॉट हीलियम, इट इज द आर्गन, बाय सर विलियम रैमसे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, विलियम रैमसे सर लगता है उनके साथ में। तो ही हैज डिस्कवर्ड द फर्स्ट नोबल गैस, दैट इज आर्गन, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट नोबल गैस वाज डिस्कवर्ड बाय द रैमसे, राइट। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ, ऑफ द यूनिवर्स, सॉरी, ऑफ द यूनिवर्स, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, hydrogen. Which is the second most abundant element, which is the second most abundant element, that is helium. So helium is the second most abundant. कहाँ पे abundant है वो, कहाँ पे है वो, सन में. So that is why the helium, hydrogen helium दोनों है वहाँ पे, तो helium is the second most abundant element in the universe, stars में, बिल्कुल, ठीक है. तो helium occurs in abundance in the atmosphere, it is the second most abundant element of the element in the universe, sorry, ठीक है, राइट. अब इसमें आउट ऑफ क्या होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि which noble gases are found in minerals also, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, which noble gas are found in minerals also, मिनरल्स में कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका आंसर है बेटा हीलियम और नियॉन. क्या है, हीलियम और नियॉन. हीलियम एंड नियॉन आर फाउंड सम इन सम मिनरल्स, ठीक है, नॉट जेनॉन बेटा, हाँ, ठीक है. हीलियम और नियॉन आर फाउंड इन सम मिनरल्स. डू यू नो, जो मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी, या उन्होंने क्या करा था, उन्होंने उसके साथ में हेनरी बैक्यूरेल थे जिन्होंने मेन रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी थी. क्या आप जानते हैं कि किससे यूरेनियम, फ्रॉम विच मिनरल या और दे हैव एक्सट्रैक्टेड यूरेनियम, यूरेनियम किस में मिला था, एनीवन नोज इट, कि फ्रॉम विच और या विच मिनरल the uranium has been extracted या find out, that is pitch blend. very good दीप, हाँ, दीप ने बिल्कुल सही आंसर दिया, that is pitch blend, very good. तो जो pitch blend होता है, ठीक है ना, pitch blend contains some helium and neon also. So helium and neon are found in some minerals of radioactive origin, for example pitch blend, monazite and clevite, ठीक है ना, राइट, ठीक है. तो ये जो क्लीवाइट है या जो पिच ब्लेंड है, दीज आर यूरेनियम ओर्स हैं, ये सब क्या यूरेनियम ओर है. और ये मोनाजाइट है, ये ओर है फॉस्फेट का, ये क्या है, ओर है फॉस्फेट का, ठीक है, राइट. तो ये जो पिच ब्लेंड है, इसको यूरिनाइट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूरेनीनाइट भी कहते हैं, ठीक है ना. बेसिकली ये UO2, UO3 और या U3O8 भी होता है, राइट. और जो क्लीवाइट होता है ये UO2 होता है, क्या होता है, UO2 होता है, ठीक है, राइट. अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने देखा होगा हीलियम का बहुत ज्यादा यूज है. कहाँ पे हीलियम यूज होती है हमारे उसमें, कहाँ पे यूज होती है हीलियम, ठीक, राइट. इन बैलून्स आपने देखा होगा, बैलून्स में यूज होती है, राइट, ठीक है. या जो डाइवर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जो डाइवर्स होते हैं जो नीचे जाते हैं, ठीक है ना, वो अपने साथ क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर. उस ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम ज्यादा होती है, किसमें होती है, हीलियम ज्यादा, हाँ, स्कूबा डाइवर, राइट. तो आप बता सकते हैं विच इज द मेन सोर्स ऑफ हीलियम, विच इज द मेन सोर्स ऑफ हीलियम. हीलियम कहाँ से आती है, हमारे पंप कहाँ से निकालते हैं, सन से. क्या आप अदिति, आपको लगता है सन से हम हीलियम निकाल सकते हैं, क्या हम सन से हीलियम निकाल सकते हैं, नहीं. एटमॉस्फेयर में परसेंटेज बहुत कम है, एटमॉस्फेयर से भी नहीं, ठीक है ना. नेचुरल गैस बेटा, हाँ, किसी ने, आशीष ने बहुत सही आंसर दिया था, नेचुरल गैस बेटा, हाँ. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस बेटा, ठीक है ना. तो याद रखेंगे, नेचुरल गैस आप सभी को पता है, ठीक है, राइट. तो जो नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस में लगभग 0.6% हीलियम होता है. कितना होता है, लगभग 0.6% हीलियम होता है, राइट, ठीक है, क्लियर है बेटा, राइट. नेचुरल गैस बेटा जिसमें क्या मीथेन ईथेन नेचुरल गैस में होता है, इसमें सम परसेंटेज ऑफ हीलियम भी होता है, लगभग 0.6%. तो उससे हम इसको क्या करते हैं, उसको हम इसको रिमूव कर लेते हैं या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, राइट. नेक्स्ट है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे विच इज द रेयरेस्ट नोबल गैसेस, कौन कौन सी रेयरेस्ट नोबल गैसेस हैं, तो आंसर है जेनॉन और रेडॉन. तो जेनॉन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट, ये क्या है, रेयरेस्ट है, ठीक है, राइट.
ठीक है, राइट। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, राइट, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, रेडियम, ठीक है ना। तो जो रेडियम होता है वो भी खुद भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो जब वो डिसइंटीग्रेट करता है तो रेडॉन और हीलियम बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकम्पोज करता है और दो और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनाता है, और वो दोनों कौन सी होती है, नोबल गैस होती है। कौन सी होती है, नोबल गैस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आरए जब डिके करता है तो आरएन और हीलियम बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, हाँ, राइट, क्लियर है। तो राइट, तो इसमें जो, तो आरएन क्या है, रेडियो एक्टिव। आरएन क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है ना, राइट। और आरएन का क्या होता है, आरएन रेडियो एक्टिव होता है। आरएन की जो हाफ लाइफ होती है वो सिर्फ 3.8 डेज होती है। कितनी होती है, 3.8 डेज। तो यू कैन मेंशन इट समवेयर। तो 3 पॉइंट क्या होती है, 8 डेज क्या होती है इसकी, राइट, क्या होती है इसकी हाफ लाइफ। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिट बाय आर एन, आर एन कौन कौन से रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिट करता है। हाफ लाइफ बेटा, हाफ लाइफ आपने पढ़ा होगा। अगर आपने यहाँ पे क्या करा, कोई सब्सटेंस 1 kg रख दिया आपने, ठीक है ना, तो 3.8 डेज के बाद आपको क्या मिलेगा, 3.8 डेज के बाद, ठीक है ना, या 500 ग्राम मिलेगा आपको, दैट इज हाफ लाइफ, ठीक है। हाँ, तो जो आर ए है वो आप प्लीज मेंशन कर लीजिए, अल्फा बीटा और गामा तीनों, तीनों क्या करता है, तीनों रेडिएशन एमिट करता है। विशाल, ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था आपसे कि हाँ कि कंप्लीट लाइफ क्या होती है इसकी। क्या मुझे आप बता सकते हैं व्हाट इज अ कंप्लीट लाइफ ऑफ दिस, ऑफ आरएन, या लाइफ टाइम क्या होता है, इनफाइनाइट। वेरी गुड, क्या होता है, इनफाइनाइट, नॉट 7.2। मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है ना, या आपने सर ने भी बताया होगा आपको, ठीक है ना, कि ऑल रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसका हाफ लाइफ, उसका कंप्लीट लाइफ साइकिल क्या होता है, इनफाइनाइट। विशाल थोड़ा होश में आ जाओ, पढ़ो बेटा, हाँ, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बेटा आइसोलेशन। नेक्स्ट क्या है, आइसोलेशन। सो आइसोलेशन क्या है, हीलियम और आरएन का, ठीक है, को छोड़ के, ठीक है ना, बाकी सारी नेचुरल गैस से, ठीक है, बाकी सब नेचुरल गैस से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ठीक है ना, आइसोलेशन हो जाता है, ठीक है। आइसोलेशन इज डन बाय 2 मेथड्स। वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका क्लाउडे मेथड भी कहते हैं, एंड वन इज डीवार कोकोनट एड्सॉर्प्शन मेथड। तो ये नाम याद रखिएगा बेटा, डीवार, ठीक है ना, और क्लाउडे, ठीक है ना। तो डिस्टिलेशन आपको पता है बेटा, डिस्टिलेशन क्या होता है, हम क्या करेंगे, गैस को कूल कर देंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट गैसेस क्या करेंगी, सेपरेट कर जाएंगी। और एड्सॉर्प्शन भी आपको पता है, एड्सॉर्प्शन के हेल्प से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी होती है सभी गैसेस की। तो डिपेंडिंग अपॉन द एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होगा, हम गैसेस को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट, फ्रॉम। So the principle is based on the adsorption capacity of these gases at low temperature by the coconut charcoal. It increases with, ठीक है ना, right? It increases with decrease in temperature होना चाहिए था बेटा, ठीक है ना, right? तो जो एड्सॉर्प्शन होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, वो इंक्रीज करता है बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ मैंने इंक्रीज लिख दिया है, इट शुड बी डिक्रीज इन टेम्परेचर होना चाहिए, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आउट ऑफ दिस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, सबसे कम कौन सी एड्सॉर्ब होगी, कि या किसकी सबसे कम एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी होगी, सबसे कम किसकी होगी, हीलियम की। वेरी गुड, क्या होगी, हीलियम की। और मैक्सिमम किसकी होगी, मैक्सिमम किसकी होगी, राइट, आरएन नहीं है बट आरएन की बात नहीं करेंगे, आरएन को हम छोड़ देंगे। आरएन इज रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव, हाफ लाइफ 3.8 ईयर्स है, सॉरी 3.8 डेज है, तो हमें उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो जेनॉन, जेनॉन इज द आंसर, ठीक है ना, जेनॉन की मैक्सिमम, हीलियम की। तो आप समझ सकते हैं हीलियम क्या करता है, हीलियम को एड्सॉर्प्शन से हम क्या करता है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो यूजुअली इसको क्या करते हैं, आइसोलेट नहीं कर पाते। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो क्या है, हीलियम लोवेस्ट एंड जेनॉन क्या है, मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन क्या होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है। दो मेथड बेटा नाम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप जानते हैं, डिस्कस करने की जरूरत नहीं, गैस है, हम गैस को क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपने लिक्विफिकेशन पढ़ा होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विफाई होंगी,
ठीक है ना। तो कोई जो पहली लिक्विफाई हो जाएगी उसको हम रिमूव कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद जो लेस टेम्परेचर पे होगी उसको फिर रिमूव कर देंगे। सो बाय दिस मेथड वी सेपरेटेड। दूसरा डिवार मेथड में एड्सॉर्प्शन मेथड है, हर एक की एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग है। तो पहले जो ज्यादा पहले वो गैस एड्सॉर्ब होगी जिसकी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, तो क्या होगा, हीलियम जेनॉन होगा, तो जेनॉन को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम दूसरी गैस को रिमूव करेंगे एंड सो ऑन। केशव क्लियर है आपको? केशव, केशव क्लियर है बेटा अभी आपको? ठीक है, राइट। चलिए बेटा, हाँ ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मोनोएटॉमिक गैसेज होती हैं, सभी आपको पता है, कलरलेस और टेस्टलेस और ओडरलेस होती है। क्या होती हैं? कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस होती हैं, ठीक है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ एटॉमिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, एंड डेंसिटी, डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, अगर हम पूछते हैं इनके बारे में, एटॉमिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। क्लियर है, राइट। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, राइट, ठीक है, कि एक ही ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके दो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, या दो बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, और वो है हीलियम बेटा, ठीक है। तो हीलियम क्या होता है, हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हीलियम इज द ओनली एलिमेंट विच हैज टू बॉइलिंग पॉइंट, वन इज 4.2 केल्विन एंड इज 2.5 केल्विन। जब क्या करते हैं आप, जब हम इसको कूल करते हैं, ठीक है ना, राइट, तो हीलियम क्या करता है, हीलियम के दो टाइप ऑफ हीलियम हमें मिलते हैं, एक मिलता है हीलियम 1 और एक मिलता है हीलियम 2, ठीक है, राइट। ठीक है, हीलियम 1 और हीलियम 2, राइट। ऐसे कुछ होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये इसका ग्राफ होता है, आपने सर ने शायद कराया होगा आपको, फेज डायग्राम कराया होगा, ठीक है। ये फ्यूजन कर्व होता है और ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कर्व होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन ऐसे होता है जिसको लैम्डा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। तो इस लाइन के, ये इधर सॉलिड है, ठीक है, और इधर लिक्विड है, तो होता क्या है, ये जो लैम्डा वाली लाइन है इसके तरफ, दोनों तरफ अलग अलग लिक्विड मिलते हैं, एक लिक्विड 1 और इधर लिक्विड 2 मिलता है, ये होता है हीलियम 1 और एक होता है हीलियम 2। सो 2 हीलियम हमें मिलते हैं, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, 2 होता है। ये सब आपको जाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना, राइट, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बस आप इतना याद रखिएगा बेटा, ठीक है, राइट। नीचे वाला कर्व है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कर्व बेटा, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कर्व होता है, ठीक है, राइट। आपने, सर ने ऐसे कराया होगा आपको ऐसा, राइट, फेज डायग्राम ऐसे कराया होगा, राइट, आपने देखा होगा शायद, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऐसा। तो जो हीलियम का होता है बेटा, हीलियम का कुछ ऐसा कर्व होता है, हीलियम का ऐसा कर्व होता है ये। तो ये फ्यूजन वाली लाइन होती है और ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का कर्व होता है, ठीक है, राइट। हाँ, सॉल्यूशन चैप्टर में। और यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन होती है, जो लाइन क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है ना, हीलियम को 2 लिक्विड्स में, एक हीलियम 1 और एक हीलियम 2 में, ठीक है, राइट। अब क्या होता है, नेक्स्ट है, मुझे बताओ हीलियम क्या, सॉरी, नोबल गैसेस क्या इजीली सॉल्युबल होंगे, क्या नोबल गैसेस इजीली सॉल्युबल होंगे वाटर में? नो, दे आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। क्या होगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा। तो क्या मुझे बता सकते हैं व्हाई नोबल गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, क्यों स्प्रिंगली सॉल्युबल है वो? सॉल्युबल बहुत कम है, बट क्यों बहुत कम है, वाई, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या होता है, या क्या रीजन है कि व्हाई नोबल गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर या स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर? वीक डिस्पर्जन फोर्स, ओके आशीष, हाई स्टेबिलिटी, ओके, लेस पोलराइजेशन, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं विशाल, ठीक है, राइट। देखिए क्या है, आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अब क्या है, वाटर है, ये पोलर है, और जो आर्गन है या हीलियम है ये नॉन पोलर है। तो जब आप इसमें डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पे कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगा, इसके अंदर क्या होगा, कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, क्या होगा,
डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स। एग्जैक्टली हार्दिक, बिल्कुल सही है, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स। ये तो क्या है, डाइपोल है, और इसमें क्या है, ये नॉन पोलर है, तो ये जो डाइपोल क्या करेगा, इसको इंड्यूस कर देगा, तो इनके बीच में हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स। क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स। क्लियर है बेटा, क्लियर है ये, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द रीजन कि व्हाई नोबल गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स। आपने पढ़ा भी होगा, राइट, गैसेज स्टेट में, राइट, यही एग्जांपल हर बार दिया जाता है वहां पे, एक HCl और यहाँ पे आर्गन दिया जाता है, ये शायद एग्जांपल डिस्कस किया जाता है, राइट। ये क्या करता है, इसको पोलराइज कर देता है, राइट, ठीक है। तो आप देखिए ये वाटर है और ये आर्गन है, तो ये क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स हो जाएगा। तो अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि किसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, नहीं, जेनॉन की बेटा। किसको इंड्यूस करना, किसको पोलराइज करना आसान है, हीलियम को कि जेनॉन को, किसको पोलराइज करना आसान है, किसको पोलराइज करना आसान है, जेनॉन को पोलराइज करना आसान है। इसको डिस्टॉर्टेड, ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम किस में होगा, वाटर और किसके बीच में, जेनॉन के बीच में मैक्सिमम होगा। इसीलिए जेनॉन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हीलियम। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इन वाटर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, sparingly soluble in water and solubility increases with atomic number। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है, राइट। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि दीज गैसेज, ठीक है, हीलियम या सारी गैसेज क्या होती हैं, लिक्विफाई हो सकती हैं, तो कैन यू टेल मी कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विफिकेशन, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इनको लिक्विफिकेशन में, वेरी गुड, क्या होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। क्या होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स, क्योंकि सारी की सारी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में क्या होता है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स होता है। क्या होता है, लंडन फोर्स या लंडन डिस्पर्जन फोर्स, वेरी गुड, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं सबसे इजीली कौन लिक्विफाई होगा, सबसे इजीली लिक्विफाई कौन होगा, जेनॉन होगा। क्या होगा, जेनॉन होगा, उदय हीलियम नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, ठीक है, राइट। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज लंडन फोर्स, क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट इज लंडन फोर्स, क्या मुझे बता सकते हैं लंडन फोर्स क्या होता है, एनीवन। वेंडर वॉल छोड़ दीजिए, वीक डिस्पर्जन फोर्स, मोमेंटरी डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन एंड नॉन पोलर के बीच में, तो होता क्यों है वो नॉन पोलर, नॉन इंस्टेंटेनियस, इंड्यूस्ड अट्रैक्टिव फोर्स। ध्यान दीजिए बेटा, हाँ मैं आपसे अगर ऐसे पूछता हूं, ठीक है ना, एक है HF, एक है HCl, एक है HBr और एक HI, मुझे बताइए इन सब में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है सब में, क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है कि नहीं है इन सब में, ठीक है, राइट, सभी में डाइपोल डाइपोल फोर्स है। क्या मुझे बता सकते हैं इसमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, पहले में इसमें HF में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, राइट, ठीक है, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें से क्या और भी किसी तरीके का, इस यहाँ पे किसी और तरीके का भी वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो आंसर है यस, लंदन फोर्स होगा। क्या होगा, लंदन फोर्स होगा। याद रखेंगे, लंदन फोर्स हर एक मॉलिक्यूल में होगा, चाहे वो पोलर है चाहे नॉन पोलर है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। मैंने पहले काफी जो बच्चे पढ़े हुए हैं, मैंने उनको पहले बताया हुआ है कि लंदन फोर्स हर जगह प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ मैं बेसिकली लंदन फोर्स बताता हूँ होता क्या है, आप समझ जाएंगे कि वो क्यों एवरीवेयर होता है और क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसका भी रीजन दे रहा हूं। देखिए क्या होता है, एक एटम और ये दूसरा एटम, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या होता है, जब दोनों दूर दूर होते हैं तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जब ये नजदीक आने लग जाते हैं तो देखिए क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, और जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, तो दिस मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम
एंड प्रोटॉन ऑफ अदर एटम, या ऐसे कह दें प्रोटॉन ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम लंडन फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हर एक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होगा ही होगा, हर एक मॉलिक्यूल में होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल में होगा। इसका मतलब अगर हर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो दिस मींस हर जगह क्या होगा, हर जगह क्या होगा, लंडन फोर्स होगा ही होगा। क्लियर है, तो हर एक जगह लंडन फोर्स होगा ही होगा। अब आप समझ सकते हैं क्यों जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि क्या होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। हीलियम में सिर्फ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, जेनॉन में कितने हैं 86। तो इसका मतलब क्या होगा, किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जेनॉन में ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा, सो नाउ यू नोज इट कि व्हाट इज लंडन फोर्स, वो इंस्टेंटेनियस वो सब किताबी बातें हैं बेटा, हाँ वो सब बुक्स के लैंग्वेज है, वो बुकिश लैंग्वेज है, ठीक है ना, राइट। तो अगर आपको अच्छे समझना है तो याद रखिएगा, जो लंडन फोर्स होता है, एक का प्रोटॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का इलेक्ट्रॉन और एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे का प्रोटॉन या दूसरे का प्रोटॉन एक का इलेक्ट्रॉन, ये होता है लंडन फोर्स। तो लंडन फोर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट, चाहे कोई साइड, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर, राइट, ठीक है। आई होप बेटा आपको क्लियर है बेटा अभी क्या है ये लंडन फोर्स क्या होता है, और क्यों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, राइट। दैट इज द रीजन कि व्हाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो Q1 इंटू Q2 होता है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, राइट। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो लंडन डिस्पर्जन फोर्स है। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगा, जेनॉन क्या होगा, जल्दी लिक्विफाई होगा एज कंपेयर टू हीलियम, राइट। जल्दी लिक्विफाई करेगा मतलब ये हाई टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाएगा और हीलियम सबसे लो टेम्परेचर पे लिक्विफाई होगा। अब जो हीलियम है बच्चों, राइट, हीलियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि हीलियम को हम ग्लास बॉटल में या प्लास्टिक बॉटल में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीलियम डिफ्यूजेस थ्रू रबर और ग्लास और प्लास्टिक बॉटल, तो ये इंपॉर्टेंट है। हीलियम क्या करता है, डिफ्यूज कर जाता है ग्लास और प्लास्टिक बॉटल या रबर बॉटल से। द रीजन इज क्या, क्योंकि जो हीलियम होता है वो बहुत छोटे साइज का होता है, क्या होता है, बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। तो जो इनका जो मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट होता है उसमें क्या होता है, कुछ गैप रह जाता है, और वो गैप इनफ होता है कि हीलियम एस्केप कर सके। सो दैट इज व्हाई हीलियम इज नॉट स्टोर्ड इन रबर, ग्लास और प्लास्टिक बॉटल। क्लियर है गगनदीप, गगनदीप क्लियर है आपको, ठीक है। क्योंकि जो ग्लास होता है वो आपको पता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा है सिलिकेट्स, राइट। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ सिलिकेट्स, क्या ज्योमेट्री होती सिलिकेट्स की, क्या ज्योमेट्री होती सिलिकेट्स की, टेट्राहेड्रल, क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल होगा तो उसके बीच में वॉइड्स होंगे कि नहीं होंगे, देयर मस्ट बी सम वॉइड्स होंगे कि नहीं होंगे, यस। तो उस वॉइड से क्या करेगा, वो हीलियम क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा। नाउ इट इज क्लियर बेटा। अब बात ये आती है कि जगरूप पूछ रहे हैं कि फिर किसमें स्टोर करते हैं, आपने सुना होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, हैव यू हर्ड अबाउट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, या पॉलीमर में आप पढ़ेंगे चैप्टर में क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। जो पॉलीमर ऐसा होता है, क्रॉस लिंक्ड ऐसा होता है, ठीक है, एक लेयर दूसरी लेयर से लिंक्ड होती है, ठीक है। यू विल लर्न इट इन जो भी सर आपको ऑर्गेनिक कराएंगे, ठीक है ना, वो आपको पढ़ाएंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो हीलियम इज स्टोर्ड इन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है। तो प्लीज लिख लेंगे यहाँ पे, आप मेंशन कर लीजिएगा, हीलियम इज स्टोर्ड इन अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। जगरूप, नाउ इट इज क्लियर बेटा, जगरूप, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बेटा, हाँ, आयनेशन एनर्जी हम ही सभी को पता है काफी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होता है और डाउन द ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है, बड़ी वैल्यूज होती है, ठीक है, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
क्लियर है बेटा? चलिए बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है अच्छा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है? राइट, क्लियर है, राइट, ठीक है। आई विल ट्राई बेटा कि अगर किसी का भी रीजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, कुछ भी अगर रीजन है, कहीं भी अगर कहीं पे भी रीजन है, किसी भी चीज का मेंशनड है, तो आई विल ट्राई टू गिव यू द रीजन। लेकिन अगर कहीं पे रीजन नहीं प्रोवाइडेड है किसी भी लिटरेचर में, तो हम दे नहीं सकते रीजन, क्योंकि जो मेरा रीजन होगा वो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय एनसीईआरटी, ठीक है ना, या सीबीएसई वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर कहीं भी किसी भी लिटरेचर में किसी भी चीज का रीजन गिवन होगा, तो डेफिनेटली हम उसको देने की कोशिश करेंगे या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट। तो आइए, हाँ, नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस, ठीक है। तो जो नोबल गैस का जो डिस्कवरी थी, दैट वाज डन बाय, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 1960 की बात है, दैट वाज डन बाय नील बर्टले। नील बर्टले ने, ठीक है ना, डिस्कवर किया था किसका? द फर्स्ट नोबल गैस का कंपाउंड। एंड द कंपाउंड कौन सा था, किसी को याद है? डू एनीबडी नोज इट? ठीक है, राइट, जेनॉन के साथ, वेरी गुड, राइट, ठीक है, जेनॉन के साथ, ठीक है ना। आपने, हाँ, आपने ये देखा होगा, आपने ऑर्गेनिक सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में एक कंपाउंड देखा होगा, OTPTF6, ये देखा होगा आपने, राइट। अगर आपको याद है तो ये है आपके आपके बुकलेट में भी है ये कंपाउंड, राइट। डू यू नो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? What is the oxidation number of PT in this compound? What is the oxidation number of PT in this compound? इस O2 पे क्या, नहीं बेटा प्लस नहीं आता, इस O2 पे क्या चार्ज होता है? +1 का चार्ज होता है। किसके ऊपर? इस O2 के ऊपर +1 का चार्ज होता है। दिस मीन जो PTF6 है उसके ऊपर -1 का चार्ज है। क्या है? -1 का चार्ज है। तो x - 6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना हो गया? +5 हो गया। क्या हो गया? +5 हो गया। क्लियर है? तो ये जो O2 होता है, O2 के ऊपर कितना है? +1 का चार्ज है। तो मुझे आप बता सकते हैं, अगर ऐसा है O2, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इन दिस, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इन दिस, तो क्या आंसर होगा बॉन्ड ऑर्डर का O2 का? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इन दिस? 1/2, 2.5, 1.5 नहीं बेटा, 2.5। क्या है? 2.5, ठीक है, राइट। देखिए क्या है यहाँ, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ N और O, N का बॉन्ड ऑर्डर 3 और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2, राइट, ठीक है। अब क्या होगा, अगर O पे 6 इलेक्ट्रॉन, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से देखिए, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे याद रख सकते हैं। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस मीन्स क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस मीन्स ये इधर जाना चाह रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या करना चाह रहा है? बढ़ना चाह रहा है, इसकी तरफ जाना चाह रहा है, तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, राइट। और अगर यहाँ पे इस पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? O2, ठीक है। अब क्या था, ठीक है, क्या नील बर्टलेट ने, और उसका एक स्टूडेंट था जिनका नाम था डेरेक लेमन, ठीक है ना, डेरेक लेमन, ठीक है ना, उसके एक स्टूडेंट थे जिन्होंने, इन दोनों आदमियों ने मिलके, ठीक है ना, उसकी डिस्कवरी करी थी, किसकी? फर्स्ट जेनॉन के कंपाउंड की। इन ये जो स्टूडेंट थे, इनको इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं मिला, तो क्रेडिट सारा का सारा नील बर्टलेट को मिला इस चीज का, बट दिस पर्सन हैज आल्सो डन अ वेरी गुड वर्क इन द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट नोबल गैस का एटम, राइट। अब क्या किया इन्होंने, देखिए यहाँ नील बर्टलेट ने और डेरेक लेमन ने क्या कर देखा कि जो PTF6 होता है, ठीक है ना, वो क्या करा, उसने देखा कि ये जो है O2 को क्या कर दिया, इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे O2 ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ? तो PTF6 ने क्या करा, O2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये जैसे ही इन्होंने देखा कि ये जो कंपाउंड है, ठीक है, जो हेक्साफ्लोराइड है प्लेटिनियम का, उसने O2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो उन्होंने तुरंत स्ट्राइक किया कि जो O2 है, ठीक है ना, राइट, इसकी जो आयनेशन एनर्जी होती है, प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, जो O2 की जो आयनेशन एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है किसकी? जेनॉन के आयनेशन एनर्जी से। क्या होती है? जेनॉन के आयनेशन एनर्जी से ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो दिस मीन्स अगर ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो डेफिनेटली जेनॉन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है।
और हमें एक कंपाउंड मिल जाना चाहिए। तो इन्होंने जब इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने फर्स्ट कंपाउंड बनाया, दैट इज XCPTF6। क्या था? XCPTF6। ये मस्टर्ड येलो कलर का होता है कंपाउंड। ये रात में क्या होता है, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बर्टलेट चले गए, ठीक है ना, डायरेक्ट लेमन तभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है ना, और उन्होंने थोड़ी देर बाद पाया कि एक नया सब्सटेंस, नया कलर का जेनॉन जो कंपाउंड था वो रेड कलर का था, जेनॉन। ये जो था ये येलो कलर का कंपाउंड बना। तो उन्होंने ये फिर डायरेक्ट लेमन ने बर्टलेट को बताया, और तब लेमन वहां से चले गए, और बर्टलेट ने फिर दुनिया को रिवील किया कि वी हैव मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ noble gas. So what is the factor which is responsible for the preparation of first noble gas? वो क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। ठीक है, जो जेनॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 1170 किलो जूल पर मोल होती है जेनॉन की, और जो ऑक्सीजन की होती है वो 1175 होती है। तो आप समझ सकते हैं कितना क्लोज है ये, ठीक है। दैट इज वाई क्या हुआ, पहला कंपाउंड बनाया, ठीक है, राइट। सो नील बर्टलेट फाउंड दैट xenon and O2 has almost same ionization energy. This means if any compound can oxidize O2 then it can oxidize xenon also. So आप देख सकते हैं O2 का साथ था, ये रेड कलर का सॉलिड था, ये जो O2PTF6 था, इस xenon के साथ कंपाउंड किया तो मस्टर्ड येलो कलर का उन्हें सॉलिड मिला, राइट। दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। टेल मी बेटा हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट, बेटा हमारे पास कितना टाइम है बेटा, राइट। चलिए 2 मिनट है बेटा, हाँ ठीक है, तो 2 मिनट में हम इतना खत्म कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ XCPTF6 नंबर ऑफ कंपाउंड फिर डिस्कवर किए गए, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर जो कंपाउंड है, ठीक है ना, वो आप समझ सकते हैं कि जेनॉन को ऑक्सीडाइज करना है तो मतलब बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, इसलिए मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं उन्हीं के साथ जेनॉन के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ कंपाउंड आर डिस्कवर्ड मेनली विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन और ऑक्सीजन। Kr का है भी कंपाउंड अब फाउंड होता है, या इसके ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना, राइट, मतलब डिस्कवरी हो चुकी है, इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कवर कर चुके हैं। तो Kr का भी एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है KrF2। Rn का भी एग्जिस्ट करता है RnF2, बट RnF2 से आयरन को अभी तक आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। तो प्लीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आरएन इज नॉट बीन आइसोलेटेड, अभी तक यहाँ से आइसोलेट नहीं कर पाए हैं। सिर्फ एक टेक्निक होती है रेडियो ट्रेसर टेक्निक, ठीक है ना, मे भी शायद किसी ने सुना होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट ने शायद सुना होगा रेडियो ट्रेसर टेक्निक, ठीक है, राइट। उसमें क्या होता है, उससे इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है, आरएन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आरएन प्रेजेंट है। रेडियो ट्रेसर टेक्निक में प्लांट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में स्टडी करते हैं, अगर बायोलॉजी के बच्चे थोड़ा बहुत पता होगा उनको तो, ठीक है, राइट। बट नो ट्रू कंपाउंड ऑफ आर्गन नियॉन और जेनॉन, आर्गन नियॉन और हीलियम इज नॉट फाउंड, ठीक है, राइट, अभी तक इनका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, राइट। आर्गन का हाल फिलहाल में कंपाउंड मैन्युफैक्चर हुआ है जिसका फॉर्मूला है HArF, बट अभी स्टडी अभी लिटरेचर में नहीं आया, हमारे बुक्स में नहीं है ये, तो ये अभी डिस्कवर किया गया कंपाउंड, ठीक है ना, या ये मैन्युफैक्चर किया गया कंपाउंड है, बट अभी ज्यादा मैं डिटेल में इसके ऊपर स्टडी नहीं किया है। लास्ट पॉइंट है, नोबल गैस फॉर्म्स द क्लेथरेट कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्लेथरेट कंपाउंड बेटा वो कंपाउंड होते हैं जिनमें थोड़ा केज गैप होता है, कैविटीज होती हैं, और उस कैविटी की वजह से क्या होता है, जो नोबल गैस होता है वो उसमें गैसेस क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड को जिसमें कैविटीज होती हैं, ठीक है ना, या उस कैविटीज को केज बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, गैसेज होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्लेथरेट कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेथरेट कंपाउंड। सो नोबल फॉर्म्स क्लेथरेट कंपाउंड। Clethrate is a cage compound in which noble gas are trapped within the cavities of the crystal lattice of certain organic और inorganic compound, जैसे वाटर हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, हाँ, वाटर की कैविटी में क्या करते हैं, ठीक है ना, जेनॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन क्या करता है, उसमें
उसमें क्या करता है, कैविटी में ट्रैप हो जाता है, राइट। तो यूजुअली क्या करते हैं, जेनॉन, आर्गन और जो क्रिप्टॉन होता है, ये यूजुअली क्लेथरेट कंपाउंड बनाते हैं। प्लीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, हीलियम डज नॉट फॉर्म्स क्लेथरेट कंपाउंड। वाई बच्चों हीलियम डज नॉट फॉर्म्स क्लेथरेट कंपाउंड, अगर ऐसा आ जाए तो? बिकॉज कि हीलियम का साइज बहुत छोटा है, वो एस्केप कर जाएगा, साइज बहुत छोटा है, वो एस्केप कर जाएगा। क्लियर है बेटा, जो भी हमने आज डिस्कस किया है बेटा, राइट। होपफुली आपको समझ में भी आया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा बेटा थोड़ा बहुत, राइट। ठीक है, ठीक है, राइट। सो आई विल सेंड यू द नोट्स बेटा, ठीक है ना। रेडियो ट्रेसर टेक्निक बेटा, क्या है इसको बोलते हैं, रेडियो ट्रेसर टेक्निक, ठीक है। किसी भी और दिन बेटा बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा बहुत, ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इफ यू वांट कि आप चाहते हैं कि ये क्या होता है, वी कैन डिस्कस इट बेटा, ठीक है ना, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके बेटा, ओके, थैंक यू। बाय बेटा, बाय।